हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी। सो प्यारे बच्चों, आज हम इंडियन पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आने वाले वीडियोस में किन किन चीजों को पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होंगी। तब हमारा एक दायरा बन पाता है जिससे हमें यह आसानी होती है और हमें एक पूरा हमें दायरा का अनुभव रहता है कि आगे हमारा आने वाला जो चैप्टर होगा ये होगा और उसके बाद हमारा सिलेबस जो है एक टाइम पर एक रो में खत्म होता चला जाता है। तो इसी प्रकार आइए सबसे पहले हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आने वाले वीडियोस में हम किन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी हमारा संविधान कैसे बना। और संविधान के बनने में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी जो इसका ऐतिहासिक हमारे संविधान के बनने में क्या इतिहास ऐसा छुपा है। यानी अगर 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में प्यारे बच्चों, तो ये 2 साल 11 माह 18 दिन लगने से पूर्व ही बहुत सारे ऐसे अधिनियम थे जिनसे जो है हमारे संविधान की नींव पड़ती चली गई, है ना। तो जिनसे नींव पड़ी उन सभी बातों को हम विस्तार से देखेंगे कि आखिर हमारे संविधान के निर्माण में कौन कौन से ऐसे ब्रिटिशर्स के अधिनियम थे और ब्रिटिशर्स की भी क्या ऐसी गलतियां थी जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए हमको मजबूर किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नेहरू रिपोर्ट थी उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। और अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि आखिर कैसे जो है हमारा संविधान बना। और संविधान बनने में प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे बहुत सारी समितियां बनी। अब समितियां बनी, जैसे एक दो समिति के नाम बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार के लिए समिति थी, है ना। तो अब मौलिक अधिकार की जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता ये कर रहे थे कि अधिकार क्या होंगे, हम अपने लोगों को क्या क्या अधिकार देंगे। इन सभी बातों को जो है अ, सरदार पटेल जी के हाथों में दिया गया। वहीं बात हम जब डीपीएसपी की करते हैं तो डीपीएसपी के संदर्भ में मामला कुछ और था। समिति जो है इसकी इसके डीपीएसपी के लिए प्यारे बच्चों कोई समिति नहीं बनी। मौलिक अधिकार की एक सब कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी साहब कर रहे थे। तो उन्होंने मान लीजिए इसको हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लेके। तो इसी प्रकार से हम इस चैप्टर में इन सभी बातों को देखेंगे, हमारे संविधान के क्रम में कौन कौन सी बातें हमारे सामने आती हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर होगा कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसे जब किसी से आप पूछेंगे तो कोई विदेशी रहता तो कहता भारत का जो संविधान है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। तो बहुत लेंदी है तो बहुत लेंदी होने का कारण क्या है। अब कहते हैं अमेरिकन संविधान जो है वो इतने कम में खत्म हो गया, ब्रिटेन इतना बड़ा सबसे पुराना लोकतंत्र के बाद एक अन्य लोकतंत्र है, वहां पर कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि बहुत लिखने का लिखित में सब कुछ पढ़ा हो। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग। तो ये जो प्रावधान किए गए ये क्यों किए गए, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे कि क्या वाकई हमारे संविधान को जो है उधार का संविधान कहा जाता है। जो उधार लिए हमने सबसे उसको कहेंगे। तो इन सभी बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो हमारे संविधान के ऊपर आरोप है उन पर भी चर्चा करेंगे कि ये उधार का संविधान है या नहीं है। स्टूडेंट्स, हमें एक बात को समझना चाहिए, कोई चीज कभी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज एकदम नई हो। या आप अगर मान लीजिए आप अगर कोई कपड़ा लेके आए तो क्या यह आवश्यक है कि वो कपड़ा आज तक किसी ने ना पहना हो। ऐसा हो सकता है कभी। तो ऐसा ही संविधान के साथ है। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की भी बात करें तो मौलिक अधिकार पहले से ही कहीं प्रसिद्ध थे, कई राष्ट्रों ने अपने लोगों को मौलिक अधिकार दे रखे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे अधिकार हो जो एकदम न्यू हो, जो किसी ने ना यूज किया हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी रोमांटिक दुनिया कहीं नहीं होती है प्यारे बच्चों। जो कुछ होता है सब अनुभव से मिलता जाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की विशेषता थी कि उन्होंने जो अधिकार लिए, जो चीजें उधार में ली, यानी जो चीजें अन्य संविधानों से ली, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से
यही किया कि उसमें इंपॉर्टेंट संशोधन किए, हमारे संविधान के अनुरूप उसको बनाया, हमारे लोगों के अनुरूप बनाया, हमारी जो विविधता थी उसके अनुरूप बनाया। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक बहुत बड़ी खासियत थी प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम प्रियम्बल देखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या प्यारे बच्चों? आखिर प्रस्तावना वही है, मान लीजिए अगर पूरी मूवी हमें देखनी हो तो पूरी मूवी से पहले अगर उसका हम ट्रेलर देख लें तो पूरे ट्रेलर को जो है हम यही समझते हैं वो प्रस्तावना के रूप में है। संविधान के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये क्या है? ये एक ट्रेलर है। और मूवी क्या है? वो पूरी जो हमारी संविधान है, जो हमारे पूरे संविधान का दस्तावेज है, वो मूवी है। तो इसी को बहुत विशिष्ट प्रकार से हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है और इसको बाद में विस्तारित भी किया गया। अब बाद में कुछ चर्चाएं उठने लगी कि क्या जो हमारा प्रस्तावना है, यानी हमारी जो प्रस्तावना है, क्या वह संविधान का भाग है या नहीं है, और अगर संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सभी बातों पर बाद में विवाद भी उठे और इनका उपचार भी किया गया। तो इन सभी बातों को हम अपने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में समझेंगे कि आखिर हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, और जब प्रियम्बल है हमारा तो आखिर समस्या क्या आई, समस्याएं जो आई उनके बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसमें दो बातें सामने शामिल है प्यारे बच्चों। एक तो हमारा जो शासन है वो संघीय शासन है। अब संघीय शासन के भी दो तीन प्रकार हैं। एक शासन ऐसा है जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को भी हिंदी में संघीय शासन कहते हैं और यूनियन स्ट्रक्चर को भी संघीय शासन कहते हैं। लेकिन जिस यूनियन शब्द का हमने इस्तेमाल किया वह यूनियन शब्द हमने कनाडा के जो संविधान था उससे प्रभावित होकर किया। जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें बताया गया है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, हमारे देश की शासन पद्धति कैसी होगी, और अगर भारत बाद में किसी राज्य को जीतकर या किसी राज्य को हराकर अपने सीमा क्षेत्र में मिलाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कल को अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने का जो मुख्य प्रावधान था वो किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, तो वो यूनियन एंड टेरिटरी में हम विस्तार से आपको इसमें समझाएंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया। हमारे संविधान में स्टूडेंट्स 3 बार विभाजन का स्वरूप नजर आता है। एक जो विभाजन हुआ वो पहली बार आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार के मांग पर स्टार्ट हुआ, यानी लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की, उस आधार पर बंटवारा हुआ। दूसरी बार 1963 में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे वो बटे। 1963 में नागालैंड बना। ना कोई क्षेत्रफल था खास, ना धर्म का कोई बहुत विशेष साधन था, लेकिन नागालैंड को हमें बनाना पड़ा। तो 1963 में एक दूसरा विभाजन हुआ और उसके बाद एक तीसरा विभाजन नजर आता है प्यारे बच्चों, वो है सन 2000 में। 2000 में झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे ही जो है राज्यों का उदय हुआ और 3 भाग में इसको हमारे यहाँ विभाजित रूप से देखा जाता है। तो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण चीजें क्या है। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप को लेके भारत में बहुत बवाल रहे हैं बच्चों। सिटीजनशिप मतलब हमारा देश धार्मिक आधार पर बटा, यानी पहली बार जो है जब हम आजाद हुए तो उस समय हम विभाजन के दौर से गुजर रहे थे और विभाजन के दौर से गुजरे, कोई भारत चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, अब उसको बाद में आना था तो उसके लिए भी तो प्रावधान करना जरूरी था स्टूडेंट्स। तो वो प्रावधान सारे किए गए। अभी हाल ही में आपने एनआरसी, सीएए इन सब के बारे में विस्तार से सुना होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इनके बारे में सुना होगा। इन सभी चीजों में ऐसे क्या प्रावधान है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इनको हम विस्तार से देखेंगे। और फिर जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो फंडामेंटल राइट्स का होगा, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अब आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई आपका कान काट ले जाए या कोई मान लीजिए पर्स छीन ले जाए, अगर किसी ने आपका कान काट लिया तो मानव होने के नाते आपका कान आपके साथ होना चाहिए। वो आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, ये आपके जीवन के अधिकार पर हमला है। लेकिन अगर कोई पर्स ले जाता है तो ये नॉर्मल सी चोरी है या डकैती है। तो फंडामेंटल राइट्स वह राइट होते हैं जो मानव के जीवन को जीने की सबसे मूल आधार है। इस वजह से इसको फंडामेंटल राइट कहा गया है और इसको हमें राज्य के विरुद्ध दिया गया है।
राज्य जिसको हमने अपनी शक्तियां बांट दी कि आप हमारी शक्तियां लो और हमारी सुरक्षा करो, अब उसी के खिलाफ हमें जो है अधिकार दिया गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम समझेंगे राज्य को जो निर्देश दिए गए, आखिर राज्य कार्य करेगा कैसे। अब प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति सड़क पर सोया हुआ है उसकी कोई प्राइवेसी है क्या? उसको क्या मतलब है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है? उसको तो बेसिक चीजें चाहिए। बेसिक चीजों में क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, अस्पताल में उसको दवाई चाहिए। तो इन सब चीजों का प्रावधान करेगा कौन? तो ये कार्य करेगा राज्य। अब राज्य जो काम करेगा वो डीपीएसपी के अंतर्गत बताया गया है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा भी है। क्यों अटपटा है? क्योंकि आप एक बात समझिए, जो ड्यूटी मतलब लोगों को अगर कोई ड्यूटी दी जाए तो ये लोकतांत्रिक छवि नहीं है। यानी लोकतांत्रिक सरकार में ये बात कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि लोगों को उनके काम बताए जाए, तुम ये काम करो। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही है स्टूडेंट्स सहमति की सरकार, उत्तरदायित्व की सरकार। यानी हमारी जनता जो है मालिक होती है और मालिक को कोई बताता है क्या कि क्या काम करना है, लेकिन हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं। और 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का था, स्वर्ण सिंह समिति ने पहली बार जो है स्टूडेंट्स इसके रिकमेंडेशन के बारे में बात कही कि भारत में एक लोगों के सामने क्या होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। उनकी भी राष्ट्र के प्रति जो ड्यूटी है उसको वो निभाएं। तो ये सारी बातें जो है स्टूडेंट्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में कही गई हैं। अब इसके बाद हम संविधान में संशोधन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संविधान में संशोधन, हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि आगे चलकर आवश्यकता पड़ेगी कि संविधान में कुछ बदलाव किए जाएं। अब वो बदलाव कैसे करेगा, कौन करेगा, किस प्रकार करेगा, और अमेंडमेंट के 3 प्रकार है, वो क्या है, इन सभी बातों को हम अपने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में समझेंगे। इसी प्रकार बच्चों, जो हमारा एक अन्य चैप्टर होगा वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप घर बनाए हैं, अब घर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है? वो घर की नींव होती है। अब कोई घर की नींव हिला दे तो क्या घर टिक पाएगा क्या? अब जब कोई घर की नींव हिला देगा तो घर नहीं टिक पाएगा। और घर को टिकाने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सशक्त रखा जाए। इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण केस हमारे सामने होता है जिसको कहते हैं केशवानंद भारती मामला। अब केशवानंद भारती मामला क्या था, इस बात को हम विस्तार से समझेंगे। और केशवानंद भारती मामले में जजमेंट क्या आया, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे और समझेंगे कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम पूरा विस्तार से देखेंगे। फेडरल सिस्टम को समझेंगे। अब फेडरल सिस्टम में जैसे अमेरिकन जो सिस्टम है, कैनेडियन जो सिस्टम है, इनके बारे में देखेंगे। और भारत का जो सिस्टम है उसको हम एक विस्तारित रूप से देखेंगे। अब फेडरल सिस्टम के बाद स्टूडेंट्स हम केंद्र और राज्य के संबंध देखेंगे। केंद्र और राज्य के संबंध, यानी भारत में आज 28 राज्य हैं और 28 राज्य का जो संबंध है सेंटर के साथ वो कैसे जो है सशक्त है। इन इसको देखने के क्रम में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जोनल काउंसिल्स हैं या जो अन्य काउंसिल जिनके थ्रू स्टेट और सेंटर एक दूसरे से मिलकर समन्वय बैठाकर कार्य करते हैं, इनको हम विस्तार से देखेंगे। फिर इंटर स्टेट काउंसिल देखेंगे, राज्य राज्य के मध्य कैसे संबंध हो, ये भी तो आवश्यक है स्टूडेंट। मान लीजिए कि एमपी से कोई माल जो है यूपी जा रहा है, कोई सामान मान लीजिए यूपी जा रहा है, तो वो सामान अगर दोनों राज्यों के बीच संबंध अच्छे नहीं हुए तो क्या वह जो सामान है वो आराम से पहुंच जाएगा? कोई ड्यूटी लगाने लगेगा कि हम ये टैक्स लेंगे, ये टैक्स लेंगे। तो इन सभी बातों का प्रावधान जो है हमारे संविधान में किया गया है। इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भी पूर्ण रूप से बताया गया है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम इमरजेंसी प्रोविजंस पर जाएंगे, यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है। यानी एक बात आप समझिए, मान लीजिए हम किसी बाहरी आक्रमण की चपेट में आ जाएं और हमने 552 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया। 552 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया, और जब हमारा देश बना प्यारे बच्चों तो इसके टूटने की भी बहुत संभावनाएं थी। नागालैंड ये कहना शुरू कर चुका था कि हम जो है एक ग्रेट नागा वो बनाएंगे
ग्रेट नागा संगठन बनाएंगे और इस देश से भाग जाएंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, इसके लिए भी कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए, जिसके अंतर्गत कुछ शक्तियां राज्यपाल को और कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के थ्रू जो है उसको चलाई गई। फिर हम आगे बढ़ के इसमें प्रेसिडेंट का चैप्टर देखेंगे। आखिर प्रेसिडेंट की भूमिका क्या है? तो जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसे वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और हम प्रेसिडेंट को समझते समय इसकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली हो, कोई व्यक्ति अगर मौत के फंदे पर चढ़ने वाला हो, उसको बचाने वाला एक ही कोई हो सकता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को वो शक्ति होती है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट को समझेंगे, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, यानी राज्यसभा मतलब बड़ों की सदन, और बड़ों की सदन में का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी अपनी क्या शक्तियां हैं, उसके अपने क्या कार्य हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है उस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये भी समझना महत्वपूर्ण होगा। फिर हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, इस समय जो है हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी, तो उनकी क्या क्या शक्तियां हैं इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। आखिर इनको कहा जाता है कैबिनेट में प्रथम। अब कैबिनेट में प्रथम होने का मतलब क्या है, यानी और कहा जाता है कि सामानों में भी जो है सर्वप्रथम है, उसको वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो इनकी जो शक्तियां हैं, इनके जो कार्य हैं, इनको हम विस्तार से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उनको आपको नोट डाउन कराते चलेंगे और इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस भी देते चलेंगे। इसके बाद हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एक जो मंत्रिमंडल है उसके उसकी संरचना कैसी होती है, कितने लोग मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। आपने अगर एमजे अकबर का केस सुना होगा तो एमजे अकबर के ऊपर हैज मी टू कैंपेन का जो है एक उनके खिलाफ एक महिला ने जो है रेप के बारे में कहा कि इन्होंने मेरे साथ जो है वर्किंग प्लेस पे ऐसा किया। तो ये मामला बहुत दिन तक चला और वो मिनिस्टर थे। तो स्टूडेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो भाग है वो क्या है, इसके बारे में देख लेंगे। और कैबिनेट कमिटीज के अंतर्गत हम समझेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज हैं, कैसे कैसे कार्य करती हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है हमारा, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पार्लियामेंट काम करता है। आखिर जब भारत में कोई कानून बनता है तो कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, कानून बनने के क्रम में जब सारी प्रक्रिया को हम समझ लेंगे, उसके बाद सदन कैसे चलता है इस बात को समझेंगे। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है इस बारे में समझेंगे। लोकसभा में कितने लोग होते हैं, क्या अवधि होती है, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, इन सब में क्या अंतर है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज कितनी सशक्त होती हैं, इस बात को समझेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज किसी को भी समन जारी कर सकती हैं, किसी को बुला सकती हैं कि आप आइए और हमें बताइए कि ये ऐसा क्यों है। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए संसद का जो सत्र चलता है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। तो जो अंततः जो काम पड़ता है वो क्या है, वो काम यही है कि हम पार्लियामेंट्री समितियों के आधार पर काम करें, जिससे क्या हो, जो बिल में त्रुटियां हो उन सबको पता किया जा सके। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है पार्लियामेंट्री फोरम्स है, उनको देखेंगे। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, आज प्यारे बच्चों अगर कोई भारत में सबसे सशक्त है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को शक्तिमान कहते तो बुरा नहीं है स्टूडेंट्स। आज सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, सब कुछ कर सकता है। कल को जो ब्रिटेन की संसद करती थी, कहते हैं ब्रिटेन की संसद के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि ब्रिटेन की संसद मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट को देखें प्यारे बच्चों, तो कुछ ऐसी ही भूमिका में नजर आता है। आर्टिकल 142 क्या इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 142 का, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। वरना हमारे देश के नेता देश बेच डालते स्टूडेंट्स। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसी संस्था है हमारे यहाँ। और फिर हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कोई मसला उच्चतम न्यायालय के सामने है और उसको फिर से रिव्यू करेगा, तो कि उसकी क्या प्रक्रिया है, इन सभी बातों को समझेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, सबका कहना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म भारत में बढ़ रहा है, मतलब जुडिशरी जो है वो काम करने लगी है। कार्यपालिका का भी, तो कार्यपालिका का भी काम करने लगी है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, जो शक्तियों का पृथक्करण है वो कहाँ गया, ये सब बातें जो है जुडिशियल एक्टिविज्म में देखेंगे। पीआईएल स्टूडेंट्स,
आपने जस्टिस भगवती का नाम सुना होगा। तो जस्टिस भगवती इसीलिए फेमस थे कि उन्होंने जो है इसका जनक कहा जाता है उनको। अब इसमें था क्या कि आप सूचना किसी से भी अधिकारी से ही मांग लो, तो ये पीआईएल थी। आप मतलब इसमें संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय खुद भी मंगा लेता था, जो मामला दायर भी नहीं होता था उसको भी मंगा लेता था। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के देखेंगे, जिसमें हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, इसको भी हम सब विस्तार से देखेंगे प्यारे बच्चों। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है इसको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। जब हम पढ़ने लगेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, उसी समय हम इसको भी विस्तार से देख लेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो युवा है, इसके सभी युवा की एक इच्छा होती है, अपने ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है प्रधानी का, तो सोचते हैं कि ये प्रधान काम नहीं कर रहा है, इसको हटवा दूं क्या। इसी जोश में हर युवा रहता है भारत में। और इन्हीं सब बातों में कि पंचायती राज कार्य कैसे करेगा, पंचायती राज जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मॉडल है प्यारे बच्चों, भारत में सबसे शानदार मॉडल कहीं भी डिसेंट्रलाइजेशन का है तो या तो वो अमेरिका में है या वो भारत में है। अगर हम भारत में थर्ड टायर जो गवर्नमेंट है, यानी पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटीज जो है, इनके शक्तियों के बारे में देखें तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल मिलता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट के बाद यूटी और स्पेशल एरियाज को देखेंगे। यूटी में अभी पुडुचेरी में लेके विवाद चल रहा था, किरण बेदी को हटा दिया और फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी सस्पेंड हो गई। इन सभी बातों को समझेंगे। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को देखेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इन सभी बातों को हम इस विस्तार से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है, किस अनुच्छेद के तहत ये सब प्रावधान किए गए हैं, चेयरमैन कौन होगा और इलेक्शन कमीशन के साथ कितने लोग काम करेंगे, इन सभी चीजों को देखेंगे। अगर आपके यहाँ जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले आचार संहिता लग रही है तो उसका कारण क्या है। और स्टूडेंट्स, एक राष्ट्र एक चुनाव, कितनी बड़ी अवधारणा भी चर्चे में है, इसको हम विस्तार से समझेंगे ताकि आप मेंस के एग्जाम में अगर आंसर आपको लिखना हो तो आप आराम से लिख पाओ। फिर इसके बाद हम यूपीएससी को समझेंगे, स्टेट पीएससी को समझेंगे, फाइनेंस कमीशन को समझेंगे। प्यारे बच्चों, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। इसकी आखिर विशेषता क्या है, कार्य कैसे करता है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की लिमिट क्या है कि आप कितनी उम्र तक काम करोगे, इन सभी बातों को हम समझेंगे स्टूडेंट्स। और फिर हमारा अगला चैप्टर होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में क्या है कि हमें बताया गया है कि आखिर राज्यों को कैसे पैसा मिलेगा, राज्य कैसे कार्य करेंगे। फिर एसटी एससी का जो कमीशन है उसके बारे में देखेंगे। अगर किसी एससी या एसटी से अगर कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये कमीशन जो बना है इसके बारे में देखेंगे। कैसे गठन हुआ, कब गठन हुआ, कैसे कार्य करता है, इन सभी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद सीएजी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे रिपोर्ट किसकी आती है तो वो सीएजी की है। जितनी खामियां होती हैं सबको गिनवाता है। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों से जो है सीएजी की रिपोर्ट भी संदिग्ध के दायरे में है। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी अटॉर्नी जनरल वो होता है जो सरकार का वकील होता है। अगर सरकार का कोई पक्ष रखने जाता है तो वो अटॉर्नी जनरल है। और फिर एडवोकेट जनरल है स्टेट के, वो ये काम करते हैं। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखेंगे। नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई। इन सभी चीजों को हम एक अच्छा सा एक फॉर्मेट तैयार करके आपके साथ इन सभी बातों को शेयर करेंगे, ताकि अगर आपके सामने एग्जाम में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी कोई क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में पता होगा आपको कि लोकपाल और लोकायुक्त की भी नियुक्ति हुई है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से टैकल कर सको। बस इसी आधार पर हम इन सभी चीजों को एड्रेस करेंगे, ताकि आप जो एग्जाम में आपको बूस्ट मिले, आपके एग्जाम में वो आपको एग्जाम हॉल में बैठे अन्य सभी छात्रों से बहुत आगे ले जाए। उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखेंगे। कोऑपरेटिव, आप हमारे यहाँ देखते होंगे जब वो हम खाद बीज लेने जाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनका गठन कैसे होता है, कैसे कार्य करते हैं, इन सभी बातों को इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण बात, पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे। अभी आप एनजीटी चर्चे में रहता है हमेशा, तो एनजीटी को देखने के बाद फिर हम जो है अथॉरिटीज देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इन सभी चीजों को, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स देखेंगे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। इन सभी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे स्टूडेंट्स। आप हमारे स्काई लार्क के चैनल्स के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।